दिल्ली के साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा गठित एक पैनल ने अपनी नई रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर के आसपास चरम पर हो सकती है। पीएम मोदी ने बैठक में राज्यों को दवाओं का बफर स्टॉक रखने को कहा है। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने अगले कुछ महीनों के लिए वैक्सीन के उत्पादन, आपूर्ति और पाइपलाइन की समीक्षा की। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद फिर से 9/11 जैसा हमला हो सकता है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने ये चेतावनी दी है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के प्रमुख केन मैकल्लम ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आतंकवादियों का मनोबल बढ़ेगा और इसका मतलब है कि 9/11 जैसे आतंकी हमलों का डर बना हुआ है। आज 9/11 अटैक यानी अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले की 20वीं बरसी है। आज हो सकता है कि तालिबान अफगानिस्तान में 20 साल बाद दोबारा सरकार बनाने का जश्न मनाए। ऐसी खबरें भी आई हैं कि तालिबान ने 9/11 अटैक की बरसी पर अपनी सरकार के शपथ ग्रहण करने की तैयारी कर ली है। तालिबान और पंजशीर के बीच जंग जारी है। इस बीच अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई रोहुल्लाह सालेह की पंजशीर में हत्या की खबर सामने आई है। तालिबान पर कत्ल से पहले दरिंदगी का भी आरोप है। तालिबान ने गुरुवार को रोहुल्लाह को गिरफ्तार किया था, जिनकी हत्या कर दी गई है। तालिबान ने ब्रिटिश राजनयिकों से काबुल लौटने की गुजारिश की। तालिबान कमांडर ने ब्रिटिश न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा, तालिबान दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, साथ ही सभी देश अपने राजनयिकों को वापस दूतावास भेजें। UN मानवाधिकार ने तालिबान के अत्याचार का मुद्दा उठाया है, जिसमें महिलाओं को लेकर जारी हो रहे फरमान और अत्याचार को लेकर चिंता जताई गई है। UN ने आशंका जताई है कि तालिबान राज में अफगानिस्तान के हालात और बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा पत्रकारों के साथ हो रही मारपीट और जानलेवा हमलों को लेकर भी UN ने तालिबान पर सवाल खड़े किए हैं। सिंगापुर ने अफगानिस्तान के हालातों पर चिंता जताई है। सिंगापुर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान आतंकियों का अड्डा बन सकता है। वहीं ब्रिटेन का भी कहना है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पूरी दुनिया में 9/11 जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। दिग्विजय सिंह की RSS से तालिबान की तुलना पर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दिग्विजय को RSS से एलर्जी है। वो तालिबान की तुलना रोहिंग्या या आतंकियों से क्यों नहीं करते हैं। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने दिग्विजय के बयान को शर्मनाक बताया। दिग्विजय ने महिलाओं को लेकर RSS की तुलना तालिबान से की थी। यूपी में प्रचार करने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ओवैसी के खिलाफ अब बाराबंकी में तिरंगे के अपमान का केस दर्ज किया गया है, जिसमें आयोजकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले ओवैसी पर रैली में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर केस दर्ज किया गया था। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच घमासान जारी है, जहां जिला मुख्यालय के बाहर किसान डटे हुए हैं। किसान लगातार लाठीचार्ज का आदेश देने वाले SDM के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने राम को लेकर बीजेपी पर तंज किया है। राकेश ने खुद को रघुवंशी बताया। किसी की तो लड़ाई लड़ रहे, ये छेड़खानी ऋषि के साथ में कर रहे। ऋषि का मतलब कोई इनसे नहीं है कि ये बहुत बड़े पुजारी है। भाई रामचंद्र जी के हम वंशज है, वो भी रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी। हमारे पूर्वजों का जन्म अयोध्या में हुआ, तो इनका कहां से रामचंद्र जी आ गया। हमारा था राम, इनका है जय श्री राम। इन्होंने हमारे रामचंद्र जी को बदल दिया, हमारा तो राम राम था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मस्थल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जन्मस्थल के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे को तीर्थ स्थल घोषित किया है। इस इलाके में 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र आते हैं, जिसे तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। केरल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 24,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं 177 लोगों ने दम तोड़ा है। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां 4,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं 44 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। इस बीच पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें टीकाकरण से लेकर बाकी हालातों को लेकर चर्चा हुई।
जम्मू कश्मीर विधान परिषद के पूर्व सदस्य त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि त्रिलोचन सिंह की हत्या के बाद आरोपी हरप्रीत सिंह ने एक महिला मित्र को भी मौके वारदात पर बुलाया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने उस महिला से भी पूछताछ की है। आरोपी की महिला मित्र गुरुग्राम की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक के दिए गए बयान में उस महिला ने बताया है कि उसे कत्लेआम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर खुद को कश्मीरी पंडित बताया, जिसे लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। जम्मू दौरे में राहुल गांधी ने बीजेपी पर कश्मीरी पंडितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। वहीं 3 देवी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की बात करते हुए बीजेपी पर तंज मारा। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने शक्ति, शिक्षा और अर्थव्यवस्था तीनों का नुकसान किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए किया, कॉम्पनसेशन देने की बात की थी, हमारी सरकार ने की थी, और बीजेपी ने हमें झूठा वायदा किया। मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है और मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं, कश्मीरी पंडित जो भाई हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद करके दिखाऊंगा। राहुल के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस राज में कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, वहीं देवियों के बयान पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए पर्चा भर दिया है। ममता अलीपुर में पर्चा दाखिल करने पहुंची थी। बीजेपी ने इस सीट से प्रियंका टिब्रीवाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस इस सीट से कैंडिडेट नहीं उतारेगी। बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा। बीजेपी ने कहा कि वो पूरी ताकत से भवानीपुर में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने बंगाल उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें स्मृति ईरानी समेत 2 केंद्रीय मंत्री हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। उनका सोशल मीडिया पर महिलाओं को पैसे बांटते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो गोपालगंज जिले का है, जहां पर तेजस्वी गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करने गए थे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद अब नीरज की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत भी कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी द्वारा आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन किया गया है। यूपी चुनाव को लेकर आज से बीजेपी विजय अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी के लिए विजय अभियान की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बूथ विजय अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। इस चुनावी अभियान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ योगी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। सभी अपने अपने शक्ति केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। इस अभियान के तहत 27,000 शक्ति केंद्रों को जोड़ा जाएगा। 5 से 6 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया जाता है। यूपी बीजेपी की तरफ से कोर टीम बना दी गई है। चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी भी ये टीम ही देखने वाली है। इस टीम में धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, राजीव चंद्रशेखर, मुख्तार अब्बास नकवी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया गया है। पूरे यूपी चुनाव के दौरान ये कोर टीम एक सक्रिय भूमिका निभाने जा रही है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने जमाने के दिग्गज पेले का 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले दक्षिण अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी ने अर्जेंटीना की विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में बोलिविया पर 3-0 की जीत के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। मेसी ने मैच में हैट्रिक बनाई और अब उनके अंतर्राष्ट्रीय गोल की संख्या 79 पर पहुंच गई है, जो पेले से 2 गोल ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में बढ़ रहे डेल्टा वेरिएंट मामलों को देखते हुए देश के सामने रखा अपना एक्शन प्लान। 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में वैक्सीनेशन पर जोर देने की कही बात। साथ ही ऐसी कंपनियों में कर्मचारियों को हफ्ते में 2 बार कोरोना टेस्टिंग करवाने की कही बात। कैलिफोर्निया के मौसम विभाग ने जबरदस्त तूफान और बिजली गिरने को लेकर दी चेतावनी। कैलिफोर्निया के जंगलों में अभी भी आकाशीय बिजली गिरने के चलते लगी हुई है आग। डिक्सी फायर के चलते 3,753 किलोमीटर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। ओल्फ तूफान की चपेट में आया मैक्सिको। तूफान के चलते मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप में तेज हवाओं के साथ हो रही है भारी बारिश। जल्द तूफान के कमजोर होने की उम्मीद जताई जा रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश के आपातकालीन मंत्री को दी श्रद्धांजलि। आर्कटिक में मिलिट्री ड्रिल के दौरान एक कैमरामैन को बचाते वक्त 55 साल के आपातकालीन मंत्री येवगेनी जिनीचेव की हुई थी मौत।
रूसी ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम ने जर्मनी और रूस के बीच बनाई गैस पाइपलाइन। यूक्रेन को बाईपास करते हुए समुद्र के अंदर बनाई गई है ये पाइपलाइन। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े विवाद के बाद अटक गई थी ये परियोजना। इस पाइपलाइन के जरिए रूस जर्मनी को देगा गैस। यूरोप में चीन के कदम हुए और मजबूत। सर्बिया में शुरू किया कोरोना वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण। अप्रैल 2022 से हर साल 30 मिलियन वैक्सीन बनाने का है लक्ष्य।